लाड़काना में एक दोस्त ने अपने दोस्त के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करने का फैसला कर लिया। बातचीत पक्की हो गई, लेकिन शादी से कब्ल ही लड़के के बाप का इंतकाल हो गया और लड़की और उसकी मां की जिम्मेदारी अस खुद लड़की के चचा ने उठा ली। जब लड़की का बाकायदा रिश्ता लेकर लड़के के घर वाले आए तो एक तूफान बरपा हो गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि गांव में अरबाब अपने बेटे के साथ डेरे पर बैठा हुआ था। बेटा बाप की खिदमत कर रहा था। बेटे ने चाय के बर्तन उठाकर एक तरफ रखे और खुद बाप के पांव दबाने लगा। अरे छोड़ दे बेटा, थकन नहीं है मुझे। अच्छा ये बता, कल तेरा भाई आ रहा है सऊदी अरब से, तुझे पता है? अब्बा पता है ना, रोज़ बात जो होती है भाई से। और हाँ, शादी का कह रहे थे। हाँ यार, मैंने सोच रखा है पहले से ही। मेरा दोस्त मर गया, काश अगर वो जिंदा होता ना तो आज अपनी बेटी की रुखसती देख ले। अब्बा इतने दिन हो गए, भाई के लिए नगमा का रिश्ता मांगोगे, क्या वो राज़ी हो जाएंगे? कैसी बातें कर रहा है बेटा, इज्जतदार लोग हैं वो। और लड़की की माँ को पहले ही पता था कि उसके शोहर ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया था। नगमा का चाचा जो है बहुत गुस्से वाला है और गड़बड़ आदमी भी है। किससे बात करोगे? अरे बेटा, नगमा के चचा से ही बात करूँगा, जाहिर है वही उसका सरपरस्त है। अब्बा वो तो बचपन की बात थी, क्या लगता है नगमा मान जाएगी? अरे बेटा ऐसा नहीं होता, लोग अपनी बात के खातिर जान दे देते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तेरे भाई के आने की खुशी में दावत के बहाने में नगमा के चचा को बुला लूँ। जैसी आपकी मर्जी अब्बा। चल ठीक है। अच्छा मैं ज़रा बाजार से होके आता हूँ, तो एक काम करना, भैंसों को चारा डाल दे। ठीक है अब्बा, जैसे आप बोले। चल और चप्पल दे यार। बेटे ने बाप की जूती आगे कर दी और वो उसे पहनकर रवाना हो गया। बेटा भी बाड़े की तरफ चला गया। अरबाब का बेटा सऊदी अरब से वापस आ गया। बाप ने बेटे के आने की खुशी में दोस्तों की दावत की। नगमा का चचा दावत में शरीक नहीं था। नगमा, नगमा। उधर शब्बीर ने देखा कि नगमा का चाचा घर से निकलने की तैयारी कर रहा था और खाना मांग रहा था। कब से तैयार होके बैठा हूँ, मुझे बाहर किसी काम से जाना है। अपनी माँ को बोलो खाना लाओ। कब से तैयार होके बैठा हूँ, मुझे बाहर किसी काम से जाना है। अपनी माँ को बोलो रोटी लाओ। चाचा बस वो अम्मा बना रही है, मैं 2 मिनट पूछ के आती हूँ। जाओ। नगमा दौड़कर आंगन में गई जहाँ नगमा की माँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही थी। अम्मा चाचा खाना मांग रहा है। खाना मांग रहा है, उसको बोलो थोड़ी देर इंतजार करे, हम उसके बाप के नौकर नहीं है। बना रही हूँ। क्या बोलती रहती हो अम्मा, चुप रहो। नगमा दौड़ती हुई कमरे तक पलटी तो चाचा जा चुका था। नगमा वापस अपनी माँ के पास आ गई। अम्मा हाँ तुम उठो यहाँ से, बाकी की रोटियां मैं बना लूंगी। आए मेरा बच्चा, तू क्यों बनाएगी? छड़, मैं आप बना लूंगी। तू अपने ही घर जाके करियो। क्या मतलब अपना घर? ये मेरा घर नहीं है क्या? आए मेरी बच्ची, इधर बैठ, मेरी बात सुन। ये जो शौहर का घर होता है ना, वो ही औरत का अपना घर होता है। आई समझ? अम्मा मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अभी तो बोल दिया, दोबारा ना आखी। और तेरे चाचे ने सुन लिया ना, अल्लाह बच्चलनी का इल्जाम लगा देगा तेरे सर पे। ऐसी लगा देगा, खामा लगा के तो दिखाए। देख मेरी गाली नहीं सुनती है, मैं कह रही हूँ ना, चुप हो जाओ। अब के कौन है तो तेरे आग भी नहीं जल रही है, पिछाओ। कुछ दिनों बाद अरबाब अपने बेटे के लिए नगमा का रिश्ता मांगने उसके घर पहुंच गया, लेकिन मुबैना तौर पर उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ। नगमा के दरवाजे पर उसके मरहूम बाप का दोस्त अरबाब दस्तक दे रहा था। उसका छोटा बेटा और बीवी भी साथ थे। नगमा ने अंदर से आवाज देकर पूछा, कौन? बेटा अहमद अली है घर पे? कहें अरबाब आया है, उसके भाई का दोस्त। नगमा तेजी से अंदर चली गई। नगमा के चाचा ने दरवाजा खोला। अरे अरबाब, कैसे हैं आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भाभी देखो कौन आया, आप अंदर चली जाएं। अरबाब की बीवी अंदर जनाने में चली गई और अरबाब और उसका बेटा नगमा के चाचा के साथ औताक में बैठ गए। और हाल अहवाल सुनाओ। शुक्र है मालिक का, छोटा बेटा है मेरा साईं। माशाल्लाह। यार आपका बड़ा बेटा सऊदीया में था ना?
जी जी, वो बस वो भी वापस आ गया है। उसी के आने की खुशी में मैंने सोचा अपने मरहूम दोस्त के घर मिठाई लेकर जाऊं। बहुत अच्छा किया है यार। ये अंदर भाभी को दे दे। यार इसकी क्या ज़रूरत थी यार। घर है अपना। चलो। उधर नगमा की माँ अरबाब की बीवी की खिदमत कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। बैठे बैठे बैठे। तो बेटा पानी लेके आना। और आप कैसी हैं बहन? जी बस ठीक, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, वो मेरा बेटा बाहर मुल्क से आ गया है ना। अच्छा अच्छा। जी, तो हमने सोचा क्यों ना उसके सर पर सेहरा बांध दिया जाए। अरे वाह, ऐसे बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ, इसलिए तो आपके पास आए हैं। वो ना आपके शोहर ने नगमा के रिश्ते का वादा किया था मेरे शोहर से। जी मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी बेटी है, जब दिल करे ले जाएं। बस ये बात है, तो माशाल्लाह क्यों ना इस काम को इसी महीने किया जाए। जी जैसे आपको बेहतर लगे। हाँ, इसी बात पे बहुत खुश किया भाभी आपने रिश्ते के हाँ करके। मैं मिठाई खिला कर आती हूँ। जी जी जी। अरबाब की बीवी दरवाजे तक गई और शौहर को आवाज दी। ये लीजिए मिठाई, भाई साहब को खिलाएं। भाभी मान गई हैं, वो रिश्ते पर बहुत खुश हैं नगमा के। भाई साहब अपना मुंह मीठा करें। ये सब क्या हो रहा है? वो भाई साहब, वो भाभी से बात हुई थी ना नगमा के रिश्ते के लिए, वो मान गए हैं, तो मुंह मीठा करें। ये इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है क्या? मेरी भतीजी का रिश्ता हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है। इस घर का बड़ा मैं हूँ, मुझसे कोई नहीं पूछेगा। आप लोग निकले शराफत से, निकलो आप। शोर शराबे की आवाज सुनकर नगमा की माँ औताक में आ गई। अली आदर, क्या हो गया? कैसे बात कर रहे हो इन लोगों से? अरे तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे भाई ने मरने से पहले अच्छे लोगों में रिश्ता कर दिया है। माफी मांगो इनसे। माफी मांगू? बकवास मत कर, निकल यहाँ से। और आप भी निकलो, निकलो। इस घर का बड़ा मैं हूँ, मैं रिश्ता करूंगा अपनी भतीजी का। निकलो आप। हमें पता नहीं था घर आए लोगों के साथ तुम ये सलूक करोगे। चलो, हमें पता नहीं था कि घर आए मेहमान के साथ ये सलूक करोगे तुम। चलो बेटा। अरे निकलो और आइंदा इस घर में मत आना। ये सूरत हाल देखकर अरबाब, उसकी बीवी और बेटा घर से निकल गए। बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। नगमा का चाचा गजबनाक था। मेहमानों के जाने के बाद नगमा की माँ अपने देवर से उलझ पड़ी। हाँ, ये क्या तमाशा लगाया हुआ था तुमने बाहर? तुम्हें कोई शर्म है, एहसास है? बच्चे का रिश्ता जुड़वा रहे हो तुम। क्या किया मैंने? तुम दोनों माँ बेटी बेगैरती करो और मुझे कहते हो क्या किया मैंने? क्या बेगैरती की हमने? बताओ ना, क्या किया हमने? तुम्हारी बेटी को मैं बहुत मासूम समझता था, लेकिन मुझे क्या पता कि अरबाब से। देखो, मेरी बेटी के बारे में ना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अभी बताता हूँ तुम्हें मैं। उस रोज नगमा के चचा ने मुबैना तौर पर रिश्ता मांगने पर अपनी भाभी और भतीजी पर कारोकारी का इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया था, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुबैना तौर पर पता चला है कि झगड़ा भतीजी के रिश्ते पर हुआ था और बाद में ये भी कहा गया कि खाना देर से मिलने पर मुलजिम बेकाबू हो गया था। मुलजिम की बहन का कहना है कि उसका मुलजिम भाई नशे का आदी था। उधर ये भी बताया गया है कि मुबैना तौर पर भाभी और भतीजी पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें कत्ल करने के बाद रिश्ता मांगने वालों के घर पर भी हमला किया गया। अब सूरत हाल ये है कि मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अरबाब जतोई हुकूमत से अपने अहले खाना के तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर रहा है। उन्होंने कराची प्रेस क्लब पर आकर एहतजाज भी किया। बीर ने लाड़काना में 2 बेगुनाह इंसानों के कत्ल की शदीद मजम्मत की है और भाभी और भतीजी को मुबैना इल्ज़ाम लगाकर कत्ल करने वाले मुलजिम को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। 2 जमीनों के दरमियान गुजरने वाली 6 इंच चौड़ाई की एक नहर पर रिश्तेदार आपस में लड़ पड़े और फिर इलाके में कोहराम मच गया। शब्बीर ने देखा कि खेतों के दरमियान से गुजरने वाली पानी की एक नाली पर 2 नौजवान एक दूसरे से बहस कर रहे थे। देख भाई, ज्यादा पहला मत कर, ये हमारी जमीन है। और बात सुन, आइंदा पूछ के पानी काटा कर। किसने कहा है तुम्हारी ज़मीन है? ये नहर हमारी ज़मीन पर है। ज्यादा बकवास मत कर। मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया है ना। चल जा यहाँ से। बकवास के साथ साथ अब तू लड़ाई भी करने लगा।
तू भी तो बक बक किए जा रहा है जब से यहाँ पर आया, समझ में नहीं आ रही तेरी बात। बात सुनो, ये हमारा इलाका है, आइंदा पानी पूछ के काटा कर, समझा? देख, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। वो दोनों नौजवान एक दूसरे को धमकी देकर चले गए और उसके फौरन बाद शब्बीर ने जो मंजर देखा वो किसी मैदान जंग का मंजर था। पानी के थाल के पास लाशें पड़ी हुई थी, कुछ जख्मी थे और लोग वावेला कर रहे थे। ये हैं वो मनाजिर। पता चला कि थाना बहल के इलाके बस्ती चांडिया में पानी की छोटी सी नहर पर तनाजा हुआ और फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद कत्ल और कई जख्मी हो गए। कत्ल गारतगरी के इस खौफनाक वाक़े के फौरन बाद जख्मियों और मरने वालों को अस्पताल पहुंचा दिया गया था, जहां पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। शब्बीर को पता चला कि जमींदार मोहम्मद असलम के 2 ही बेटे थे। असलम की अपनी रिश्तेदार से नहीं बनती थी। उनकी जमीनों के बीच में सिर्फ 6 इंच का खाल था जो वजह तनाजा बन गया और 5 लोग मारे गए। अस्पताल में इंतहाई अलमनाक मंजर था। मरने वालों के लवाहिकीन सोगवार थे। लाशों को मुर्दा खाने पहुंचाया जा रहा था। अस्पताल का अमला अपना काम कर रहा था। पुलिस मजीद किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मौजूद थी। ये मनाजिर एक बार फिर देख लीजिए। पुलिस का कहना था कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और उन्हें हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। ये एक मनसूबाबंदी के साथ अमानुल्लाह अपने बेटों के साथ और 3-4 नामअलूम अशखास के साथ मुसल्लह होकर आए हैं, जिन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है और इसी फायरिंग की जद में आके अमानुल्लाह का अपना बेटा और ये खुद भी जख्मी हुआ है। तो अभी तफ्तीश जो है वो अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन इसमें से तमाम जो मेन मुल्ज़मान दोनों तरफ से हैं जो वाक़याती शहादतों की बुनियाद के ऊपर वेरीफाई हुए हैं, वो तमाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। भक्कर में जरा सी जमीन के मसले पर पेश आने वाला ये वाक़या जहाँ अफसोसनाक है, वहाँ ये भी पता चलता है कि अब लोगों में बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता जा रहा है। तनाज़े को बातचीत के ज़रिए या बुजुर्गों की मदद से हल करने के बजाय कत्ल गारतगरी ही का रास्ता अपनाया जा रहा है। शब्बीर का कहना है कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए जहन साजी की भी ज़रूरत है। कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराना भी ज़रूरी है। ये कह देना आसान है कि फ़लाँ तनाज़े में इतने लोग मर गए, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। आप जाए वक़ू से लेकर अस्पताल के मनाजिर एक बार फिर देख लीजिए कि न सिर्फ 2 घर उजड़े हैं, बल्कि शायद ये दुश्मनी नस्लों तक चलती रहे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सवात के इलाके ख्वाजा खेला में पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे तफ्तीश की तो एक अलमनाक सूरत हाल पैदा हो गई। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि थाने में मसरूका मोटरसाइकिलें खड़ी थीं और पुलिस एहलकार जमा थे। उसके साथ ही शब्बीर ने देखा कि एक नौजवान भी पुलिस की हिरासत में था। ये हैं वो मनाजिर। फिर शब्बीर ने उसी नौजवान को हवालात में भी देखा। शायद उसे मोटरसाइकिल चोरी करने के इल्जाम में पकड़ा गया था। ये एक मोटरसाइकिल की चोरी का मामला नहीं था, बल्कि पुलिस ने जिस इनाम नामी मुल्जिम को गिरफ्तार किया था, दौरान तफ्तीश उसने बताया कि उसने काफी मोटरसाइकिलें चोरी की थीं। एक ही शख्स इतनी तवातुर से इतनी मोटरसाइकिलें चोरी करता रहा और किसी को कानो कान खबर तक न हो सकी। पुलिस को ये काम मुल्जिम ने अकेले नहीं किया होगा। पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो पता चला कि इस काम में अजरा नामी उसकी बीवी भी शामिल थी। अजरा के बारे में बताया जाता है कि वो एक मासूम बच्ची की मां थी और मुल्जिम इनाम से आशनाई के बाद अपने शौहर से तलाक लेकर उसने इनाम से शादी कर ली थी और उसके साथ चोरी डकैती करने लगी थी। अजरा के बारे में बताया जाता है कि वो एक मासूम सी बच्ची की मां थी और मुल्जिम इनाम से आशनाई के बाद अपने शौहर से तलाक लेकर उसने इनाम से शादी कर ली थी और उसके साथ चोरी डकैती करने लगी थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इनाम और उसकी बीवी एक अवामी जगह पर मौजूद थे। अजरा अपनी बच्ची की उंगली पकड़े हुए थी और वो तीनों एक मोटरसाइकिल स्टैंड के पास खड़े थे। फिर शब्बीर ने देखा कि इनाम ने खामोशी से एक मोटरसाइकिल को मास्टर की लगाई तो वो स्टार्ट हो गई। अजरा खामोशी से अपनी बच्ची को लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ गई और इनाम मोटरसाइकिल निकाल ले गया। इनाम और अजरा मुबैना तौर पर एक फैमिली की हैसियत से मोटरसाइकिलें चोरी कर रहे थे और एक बार वो अवाम के हत्थे चढ़ने से बाल बाल बचे थे। हुआ ये था कि हस्बे मामूल इनाम मसरूफा मोटरसाइकिल चला रहा था। उसकी बीवी बेटी को बीच में लेकर बैठी हुई थी और एक शख्स मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहा था। इनाम, मुझे तो लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। हाँ यार, मैंने देख लिया, तुम खामोश होके बैठे।
तो तुम बच्ची को साथ लेकर आ जाते हो। तो कहाँ छोड़ूं, किसके पास छोड़ के आऊं? अच्छा ना बहस मत करो, वो निकल गया उस तरफ। चलो चलो जल्दी चलो, इस तरफ मोड़ लो। इनाम पीछा करने वाले को चकमा देने में कामयाब रहा। उसने घर के आंगन में मोटरसाइकिल खड़ी की और उस पर पर्दा डाल दिया, फिर किसी को फोन करने लगा। हाँ आजा, घर पे आजा, लेकर आ गया हूँ दाना। हाँ हाँ है मेरे पास यार, तू बस पैसे लेके पहुँच। चल आजा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पैसे लेकर आ रहा है। ये बताओ कि उस आदमी के अलावा हमें किसी और ने तो नहीं देखा? नहीं, मेरे ख्याल से वो एक ही था, अंधेरा भी तो था ना इतना। चल यार शुक्र है। चलो आता है फिर देखते हैं। पुलिस इनाम से तफ्तीश कर रही थी कि एक सुनसान मकाम से एक मासूम बच्ची की लाश मिली और पुलिस ने तफ्तीश का रुख मोड़ दिया। ये है वो मनाजिर जब एक मासूम बच्ची की लाश मिली थी। ये बच्ची किसकी थी और किसी ने थाने में भी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई थी? बस यही बात पुलिस को असल हकायक तक ले गई। मुलजिम इनाम ने तफ्तीश के दौरान पुलिस को बताया कि वो और उसकी बीवी मिलकर वारदातें करते थे, लेकिन 2 साला बच्ची उनके काम में रुकावट बन रही थी। इसलिए बीवी के मशवरे पर बच्ची का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया गया। लाश पहाड़ों में छुपा दी गई। ये है वो मुलजिम जिसके चेहरे पर ना कोई शर्म है ना हया। पुलिस ने दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया था। तो वो हमारे हकीकत हमारे सामने आई, हमारे टीम के सामने आई। हमारी टीम ने उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया। उस छोटी बच्ची को का कबर उसमें निशानदेही, उसकी निशानदेही पर उसको कबर से निकाला और निकालने के बाद उसको फौरी तौर पर अस्पताल में शिफ्ट किया। अस्पताल में जाकर उसका पोस्टमार्टम करवाया और फ्रेश केस 302 थाना मिंगौरा में दर्ज रजिस्टर किया। दूसरे थानों में भी इसका मुख्तलिफ किस्म के गैंग है। वो गैंग के नाम अभी आपके साथ शेयर नहीं करते कि उस पर हम अभी काम हमारा जारी है। मजीद जब इंकशाफात और रिकवरीज हो जाएंगी वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ये है उस मासूम बच्ची की तस्वीर जिसे मुबैना तौर पर उसकी सगी माँ के मशवरे से उसके सौतेले बाप ने कत्ल कर दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। शब्बीर को यकीन है कि मुल्जिमान को करारे वाकई सजा जरूर मिलेगी, लेकिन ये मासूम सी बच्ची अब इस दुनिया में कभी लौट कर नहीं आ सकेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें 8 बच्चियों की एक मां को दिखाया गया कि वो अपनी पसंद की शादी करके बच्चियों को छोड़कर चली गई। ये लाहौर हाई कोर्ट का मंजर है जिसमें आप एक औरत को देख सकते हैं जो अदालत से निकलकर अपने नए शौहर के साथ जा रही है और उसके पहले शौहर से 8 बच्चियां बुरी तरह रो रही हैं। जाहिर है कि ये एक ऐसा मंजर है जो हर हसास दिल के लिए सदमे का बाइस बना कि आखिर इस औरत की ममता कहाँ गई कि उसने अपनी 8 बेटियों को छोड़ दिया और नई जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। ये एक अलमनाक मंजर था। अदालत के अहाते में मौजूद हर शख्स सदमाती कैफियत का शिकार था। बच्चियों की मां अपने नए हमसफर के साथ अदालत की इजाज़त से चली गई और बच्चियों की निगाहें मां का पीछा करती रहीं, लेकिन मां ने बहुत कड़ा फैसला किया था, पीछे पलट कर नहीं देखा। ये एक अलमनाक मंजर था। अदालत में मौजूद हर शख्स सदमाती कैफियत का शिकार था। बच्चियों की मां अपने नए हमसफर के साथ अदालत की इजाज़त से चली गई और बच्चियों की निगाहें मां का पीछा करती रहीं, लेकिन मां ने कड़ा फैसला किया था। शब्बीर को बाद में जो कहानी पता चली वो कुछ यूं थी कि इस औरत की 24 साल पहले शादी हुई थी। शादी के कुछ ही अरसे बाद मियाँ बीवी में अनबन रहने लगी और मामलात बेजारी की हद तक पहुंच गए। शौहर को औलाद नरीना का शौक था। औरत पर हर साल दबाव डाला जाता था कि वो बेटा पैदा करे और इस बेटा पैदा करने की ख्वाहिश में मुसलसल 8 लड़कियां पैदा होती रहीं। एक बेटी तो इतनी छोटी है कि इन मामलात को समझ ही नहीं सकती। फिर जब औरत को एहसास हुआ कि उसे सिर्फ ज़रूरत पूरी करने की मशीन समझ लिया गया है और उसके एहसास और जज्बात का कोई एहतराम नहीं, तो फिर उसने एक कड़ा और मुश्किल फैसला कर लिया और ज़िंदगी गुजारने के लिए एक हमसफ़र चुन लिया और अदालत में शादी कर ली। सोशल मीडिया पर यह वाक़या अब भी ज़ेर बहस है, वायरल है, लोगों की राय बटी हुई है, लेकिन शब्बीर का कहना है कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। अगरचे इस पूरे मामले में ममता एक सवालिया निशान ज़रूर है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
अमीर अहमद की उम्र सिर्फ 24 बरस थी। शादी को 1.5 माह हुए थे। अमीर अहमद ने रोजगार की तलाश के लिए कराची जाने का फैसला किया और साल 6 महीने में 1-2 बार घर चक्कर लगाने का इरादा किया। लेकिन जिला छांगला की तहसील चकेसर का रिहायशी अमीर अहमद कराची में एक ऐसे सानहे का शिकार हुआ कि पलट कर घर नहीं जा सका। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। रेलवे स्टेशन के बाहर मामूल की सरगर्मियां जारी थी। कोई ट्रेन स्टेशन पर पहुंची थी, जिसके बाद कुलियों को देखा जा सकता था कि वो दिहाड़ी लगाने के लिए दौड़ भाग कर रहे थे। मुसाफिर स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। उन्हीं में एक 24 साला सेहतमंद नौजवान भी था। यह नौजवान, जिसका नाम अमीर अहमद था, शांगला से कराची आया था। अमीर अहमद पैदल चलता हुआ स्टेशन से बाहर निकला और एक ढाबे पर बैठ गया। अमीर अहमद ने मेज पर रखे जग से पानी उंडेल कर पिया और फिर इधर उधर देखने लगा। चाय पियोगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ कराची में रहते हो? नहीं, मैं पंजाब से आया हूँ। वैसे आप कहाँ रहते हैं? उधर हमारे गांव में काम नहीं है, इसलिए यह काम के सिलसिले में आया हूँ। वैसे क्या काम कर लोगे? मैं सब कर लूँगा। अच्छा, मैं ठेकेदार हूँ, मैं घर बनाता हूँ। मेरे साथ काम करोगे? बिल्कुल बिल्कुल करूँगा। अच्छा, एक काम करो, ये लो, ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? मैं आप बता दूंगा जगह, तो उधर आ जाना, ठीक है? और यहाँ ठिकाना कहाँ है? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, इस बड़े शहर में आज मेरा पहला दिन है। ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मेरी जगह पर मेरे मजदूर रहते हैं, उनके साथ रह लेना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सेठ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो फिर ठीक है, ऐसा करो, मेरे साथ चलो, तो तुम्हारा कोई मामला बनाते हैं। अमीर अहमद शांगला से कराची आया था। उसकी शादी को अभी मुश्किल से 1.5-2 माह ही हुए थे कि रोजगार की तलाश उसे अजनबी शहर ले आई। शब्बीर ने देखा अमीर अहमद खाना खाकर सोफे पर लेट गया और अपनी बीवी को फोन मिलाने लगा। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आपकी आवाज़। कैसे हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आपने खाना खाया? नौकरी मिल गई आपको? काम मिल गया है, रहने का ठिकाना भी मिल गया और रोज़ाना दिहाड़ी भी लग जाती है। ये तो शुक्र है अल्लाह का। अम्मा अब्बा को बोलना कि बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बिल्कुल यहाँ खैरियत से हूँ और तुम भी बिल्कुल परेशान मत होना। वो बात तो ठीक है, लेकिन आप फ़ोन करते रहा करो। और मैं पैसे भी जल्द भिजवा दूँगा। मैं बात करूँगा फिर तुमसे ना। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अमीर अहमद किसको फ़ोन कर रहा था? यार, घर वाली को फ़ोन कर रहा था, परेशान थी बहुत। तू खुश नसीब है कि तेरी घर वाली भी है। मेरे वाली तो मुझे छोड़ गई। क्यों यार? कहती थी खर्चा भेजो, कहाँ से भेजता, काम ही नहीं था। बस फिर लड़ने लगी और बोली तलाक दो। मैं क्या करता? अच्छा, अब सो जा, सुबह जल्दी उठना है, शटरिंग करनी है। वैसे यार एक बात तो बताओ, ये सेठ क्या दिहाड़ी रोज़ देता है या हफ्ते के हफ्ते? वो तुम्हारी मर्ज़ी है। ठेकेदार बहुत अच्छा आदमी है, अगर तुम्हें रोज़ दिहाड़ी चाहिए तो वो रोज़ दे देगा, फिक्र की बात नहीं। चलो ठीक है। अमीर अहमद को शांगला से कराची आए हुए तकरीबन 1 साल हो गया था। उस दौरान वो अपने घर पैसे भी भेजता रहा। उसे एक प्लॉट पर चौकीदारी भी मिल गई थी, जहां तामीराती काम जारी था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक रोज वो गहरी नींद से हड़बड़ा कर उठ गया। थोड़ी देर में आग तो बुझ गई, लेकिन शटरिंग की तमाम लकड़ियां जल चुकी। अमीर अहमद सर पकड़कर बैठ गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने ठेकेदार को फोन मिला दिया। अस्सलाम वालेकुम नसीब भाई। हेलो नसीब भाई, यहाँ लकड़ियों में आग लग गई है। क्या आग लग गई है? मगर कैसे? आप जल्दी से आ जाएं बस यहाँ पे। तो बुझा उसको यार, मैं आ रहा हूँ, बुझा उसको। बस आप जल्दी से आ जाएं। नसीब भाई, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तुम लोगों को पता है 30 लाख का माल था मेरा, जो सारा जल गया। अब नुकसान कौन पूरा करेगा? नसीब भाई, आप जैसा बोले हम वैसा कर लेंगे। देखो अमीर अहमद, तुम एक अच्छे इंसान हो, मेहनत कश हो और ईमानदार भी हो, लेकिन भाई नुकसान तो हुआ है ना मेरा, ये बताओ। और हाँ, चौकीदारी भी तुम ही कर रहे थे ना, बताओ मैं गलत कह रहा हूँ तो? नसीब भाई, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो गरीब आदमी हूँ।
मुझे किस्तों पर दे देना। किस्त तो देख सकते हो ना। मैं जल्दी आपका नुकसान पूरा कर दूंगा इंशाल्लाह। अमीर अहमद यार, अब तुम ये कर्ज कैसे चुकाओगे? यार आप परेशान नहीं हो, हम आपके साथ हैं। अच्छे वक्त में भी साथ थे, बुरे वक्त में भी हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह जो होगा साथ मिलके करेंगे। बहुत शुक्रिया। चलो। ठेकेदार चला गया और फिर अमीर अहमद ने एक लिफाफा खोलकर कुछ रकम निकाली जो उसने घर भेजने के लिए जमा कर रखी थी। इसी दौरान उसने अपनी बीवी को भी फोन कर दिया। हेलो। हेलो। जाग रही हो? हाँ, तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, नींद नहीं आ रही थी। हाँ, मैं पैसे जल्द भेज दूंगा। पैसों का इंतज़ार कर रही थी, पैसे आ जाएं तो अब्बा को दे दूँ। हाँ, मैं पैसे जल्द भेज दूंगा, तुम परेशान ना हो। बस एक ठेकेदार का नुकसान हो गया है मुझसे। तुम तो ठीक हो ना? हाँ, मैं अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। अच्छा ठीक है, ज़रूर आना। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। इस वाक़े के बाद अमीर अहमद की जिंदगी यकसर बदल गई। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था कि वो किसी तरह 30 लाख रुपए का नुकसान पूरा कर दे। उसके सामने दो ही रास्ते थे कि वो कहीं चोरी डकैती करके नुकसान पूरा कर देता या फिर खामोशी से गांव भाग जाता। मगर घर वालों के सवालों का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो घर वालों की नज़र में गुमनाम और लापता हो गया। मेहनत मजदूरी करता रहा, कर्ज उतारता रहा और इस तरह अब वो जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गया। गांव में वालिदैन का इंतकाल हो गया। भाई उसे तलाश करते रहे लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अब वो रात दिन मजदूरी करता है, कभी बाइकिया चलाकर, कभी तंदूर पर रोटी पका लेता है। शब्बीर ने अमीर अहमद को मुख्तलिफ औकात में सख्त मेहनत मजदूरी करते देखा। एक दिन वो होटल पर काम कर रहा था कि अचानक जमीन पर गिर पड़ा। अरे अमीर भाई क्या हो गया? मुझे अस्पताल लेके चलो। हाँ चलो, मैं आपको अस्पताल लेके चलता हूँ। चलो चलो चलो, आराम से देख। साथ ही मजदूरों ने उसे गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गए। अमीर अहमद पर फालिज का हमला हुआ और उसकी हालत ठीक नहीं थी। शब्बीर ने देखा कि अमीर अहमद का ठेकेदार उसे देखने अस्पताल आया हुआ था। कैसे अमीर भाई, जल्दी से आप ठीक हो जाएं। नसीब भाई, बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। बस आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी काम करने के काबिल हो जाऊँ। मुझे आपके 80,000 रुपये और देने हैं। अरे नहीं अमीर भाई, आपने जो दिए बकाया मेरी तरफ से आपको माफ़ है। अच्छा, अल्लाह तेरा शुक्र है। अमीर अहमद को अपनी बीवी याद आ रही थी जिसे उसने 50 साल से नहीं देखा था और ये भी पता नहीं था कि वो जिंदा है कि मर गई। अमीर अहमद की तबीयत जरा ठीक हुई और वो चलने फिरने के काबिल हुआ तो अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वो अस्पताल के अहाते में एक बेंच पर बैठ गया जहाँ पहले से एक नौजवान मौजूद था। अल्लाह, अब कैसी तबीयत है चाचा? हाँ पहले से बेहतर हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है। आपका कोई रिश्तेदार, कोई भाई भतीजा आपको मिलने नहीं आया? भाई भतीजा रिश्तेदार, एक लंबी कहानी है मेरे भाई। शब्बीर ने देखा कि अमीर अहमद अपनी कहानी सुना रहा था और वो नौजवान उसकी वीडियो बना रहा था। आप इतनी दूर मत जाए ना, जो रूखी सूखी होगी हम साथ मिलके खा लेंगे। देखो तुम परेशान मत हो,
मैं हर महीने आता रहूँगा, और कराची बहुत बड़ा शहर है, काम भी बहुत है वहाँ पर। लेकिन मैं आपके बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैंने तुम्हारे लिए रिंग बनवाई है, दिखाऊं तुम्हें? पहन के दिखाओ कैसी लग रही है। बहुत प्यारी है। खाना लाऊं आपके लिए? मुझे वहाँ जाने के बाद तुम्हारे खाने की बहुत याद आएगी। अमीर अहमद की कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड हुई तो अमीर अहमद के भाई दौड़े दौड़े कराची आए और अपने भाई को साथ ले गए। शब्बीर ने यह भी देखा वो 24 साला नौजवान जो 50 बरस पहले अपना गांव छोड़कर घर वापस पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। घर में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी चादर से चेहरा छुपाए रो रही थी। अमीर अहमद तुम? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई। तुम मेरा इंतजार करती रही और मुझे पता ही नहीं चला। माफ कर दो मुझे। नहीं अमीर अहमद, ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना करो। मुझे तो खुद फिक्र रहती थी कि आप टाइम से खाते होंगे, सोते होंगे। फिर अमीर अहमद की बीवी 50 बरस पहले की यादों में खो गई। अच्छा ये बताओ, अब तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, अब मैं भी ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। बैठो। अमीर अहमद की बीवी ख्यालों से निकली तो अपने शौहर को सहारा देकर कुर्सी तक ले गई। तुम बताओ, तुमने बहुत तकलीफ उठाई। शब्बीर का कहना है कि इंसान की जिंदगी किसी फार्मूले के तहत नहीं गुजरती। कोई भी वाकया, कोई भी सानेहा सब कुछ बदल कर रख देता है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी भी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें या अपनी वीडियो शेयर करें। शब्बीर 0324 742224 या हमें खत लिखें। शब्बीर तो देखेगा। एक्सप्रेस न्यूज 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कोरंगी रोड, कराची। आपकी इत्तला एक अहम कहानी बन सकती है।